स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। आज का हमारा टॉपिक है परासर ऑस्मोसिस। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए हम इससे दो तीन शब्द हैं उनका विषय ध्यान में देना होगा, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक कम सांद्रता का विलयन, एक अधिक सांद्रता का विलयन और एक एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो, जितने भी जीव जंतु वनस्पतियों की कोशिकाएं होती है, ठीक है, उनमें एसपीएम होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, उन छिद्रों में से जो पदार्थ के छोटे कण हैं वे तो पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। और जिन पदार्थों के कणों का आकार बड़ा होता है वो उन सूक्ष्म छिद्रों में से, एसपीएम में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनमें से नहीं निकल पाते। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl है, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaCl है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन हुई, सांद्रता 10 ग्राम पर लीटर हुई, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 20 ग्राम पर लीटर हुई। ठीक है, इसकी जो सांद्रता है वो तो कम सांद्रता का विलयन हुआ, और ये अधिक सांद्रता का विलयन। तो दो विलयन हो गए, एक कम सांद्रता का और एक अधिक सांद्रता का विलयन। अब देखो बच्चों, ये एक पात्र है, कंटेनर है, ठीक है, इसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया एसपीएम के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। एक में डाल दिया कम सांद्रता का विलयन और एक में अधिक सांद्रता का विलयन। ठीक है बच्चों, अब होता क्या आ रहा है, कम सांद्रता के विलयन से विलायक के जो कण है, विलायक के कण मतलब जल, किसके? H2O के कण, ठीक है, वो एसपीएम से होकर, एसपीएम में क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उनमें से होकर वो अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है, क्यों गति करते हैं? क्योंकि देखो, ये पर इस विलयन की सांद्रता अधिक है और इस विलयन की जो सांद्रता है वो कम है। ठीक है, परासरण में क्या होता है, दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर होती। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों बिंदुओं की सांद्रताएं लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, इस विलयन की सांद्रता अधिक है, इसकी कम है। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन में अगर जल आ जाए तो इसकी सांद्रता कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें से अगर कम सांद्रता के विलयन में से जल निकल जाए तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो क्या होता है, कम सांद्रता के विलयन से विलायक के कणों का एसपीएम से होकर अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना, यही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, प्रसरण कहलाता है। देखो, इसके जो उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन में भी है। ठीक है, जैसे हम किशमिश को अगर जल में रख दे तो क्या होगा, किशमिश जल में रखने पर फूल जाती है। इसी तरह से चावल, गेहूं, दालें, चना, अगर उन्हें हम जल में डाल दें और तो क्या होगा, अगर हम रात में छोड़ दें तो वो फूल जाते हैं। ठीक है, क्यों? कारण क्या है, जल जो है वो कम सांद्रता का होता है। ठीक है, और जो किशमिश है उसके अंदर अधिक सांद्रता का विलयन होता है। तो जल परासरण के कारण, परासरण के कारण उस किशमिश के में एसपीएम से होकर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जैसे देखो, ये तो हमारे मास हो गया जल। अब इसमें हमने ये किशमिश डाल दी, ठीक है, और शराब भर के ये छोड़ दिया। ठीक है, जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, जल, आप देखते हो जब हम जल नल से निकालते हैं तो वो कहाँ से आता है, मिट्टी में से होते हुए आता है। तो उसमें कहते हैं मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण। ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जल की जो सांद्रता है कम है। ठीक है, अब अगर हम स्वाद देखें किशमिश का, थोड़ा खट्टा मीठा होता है, इसका मतलब उसके अंदर जो सांद्रता है वो अधिक होती है। तो किशमिश के अंदर अधिक सांद्रता का लिए, तो जब तो हो गया हमारे पास कम सांद्रता का, कम सांद्रता वाला या कम सांद्रता का, और ये जो किशमिश है इसके अंदर क्या है, अधिक सांद्रता का विलयन, अधिक सांद्रता का विलयन। अब जल, इसे किसी को हम जल में डाल देंगे तो जल कम सांद्रता का है, तो जल क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगी, किसमिस के एसपीएन, क्या होती है, एसपीएन। तो जल के जो कण है, विलायक के जो कण है, वो इस एसकेएम के होकर, एसकेएम में जो सूक्ष्म छिद्र है उनमें से होकर इस किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है। कौन? जल के मॉलिक्यूल। तो जब जल के मॉलिक्यूल किशमिश के अंदर प्रवेश करेंगे तो किशमिश क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी। इसी तरह से चावल, गेहूं को जल में डालने पर भी क्या होते हैं, फूल जाते हैं। दालों को अगर हम जल में डालेंगे वो भी फूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कहलाती है परासर। ठीक है, अब ऐसे ही हमने देखो
यह अंगूर का दाना लिया, एक अंगूर ने लिया, ठीक है, ये तो हो गया अंगूर, खट्टा मीठा, ठीक है। अब इसे जो है हम डाल देते हैं नमक के सॉल्यूशन में, नमक के सॉल्यूशन, इसकी सांद्रता होती है अधिक और अंगूर के अंदर जो है सांद्रता कम है। तो क्या होगा, इसके अंदर तो अंगूर क्या है, कम सांद्रता का विलयन है, और नमक अधिक सांद्रता का विलयन, ठीक है। तो इसके इस जो अंगूर है, अंगूर के चारों क्या होती है, एसपीएन होती है, अर्धपारगम में झिल्ली। तो अंगूर में से जल रासायनिक के कारण क्या होगा, अंगूर से बाहर निकलने है, इसके कारण क्या होगा, वो सिकुड़ जाए। ये घटना क्या कहलाती है, परस्मैक कहलाती है। तो क्या बताया, कम सांद्रता की विलयन से विलायक के कणों का एसपीएम से होकर अधिक सांद्रता की विलयन की ओर गति करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा टॉपिक परासरण। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों परासरणता। ठीक है, आपको प्रश्न में बताया था क्या, एक कम सांद्रता के विलयन से विलायक के कणों का एसपीएम से होकर अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना, ये क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर अधिक सांद्रता के विलयन पर हम एक बाहर से एक दाब लगाएं, क्या लगाएं, एक दाब लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा, जो जल के कण हृदय के कण वे एसपीएम से होकर अधिक सांद्रता के विलयन की ओर नहीं जाएंगी। ठीक है, अर्थात प्राशन की क्रिया रुक गई। ठीक है, प्रश्न की क्रिया रुक जाती, तो वह बाह्य दाब जो प्रश्न की क्रिया को रोक दे क्या रहता है, प्रश्न दाब। ठीक, एक बार फिर सुन दे रहे, प्रश्न में क्या होता है, कम सांद्रता के विलयन से विलायक के कण एसपीएम से होकर अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करते हैं, या फिर ये प्रश्न क्या लाती। ठीक है, अब प्रश्न हो रहा है इसमें, अब हम क्या करें, अधिक सांद्रता के विलयन पर एक ऊपर से बाहर से एक दाब लगाए। ठीक है, दाब लगाएंगे तो क्या होगा, ये जब पिस्टन है इस तल पर आ जाएगा अधिक सांद्रता के विलयन पर, इधर से विलायक के कण इसमें गति नहीं करेगी, यानी कि प्रश्न की क्रिया रुक गई, बंद हो गई। तो वह बाह्य दाब तो प्रश्न की क्रिया को रोक दे, क्या कहता है, प्रश्न दाब कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बर्कले हटले द्वारा प्रश्न दाब का निर्धारण। ठीक है, देखो बच्चों, इस विधि में क्या करते हैं, हम एक छिद्रित कांच की नली लेते हैं, ये हो गई हमारे पास एक छिद्रित कांच की नली। ठीक है, इसके चारों ओर ये एक एसपीएम लगी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसकी कॉपर फेरो साइनाइड, कॉपर फेरो साइनाइड की Cu2Ft का और 6 का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये थी हमारे पास एक छिद्रित कांच की नली। अब इस नली में एक और तो थीसिस फलन लगाया जाता है, एक और तो वाई थीसिस फलन। इस थीसिस फलन के द्वारा हम क्या करते हैं, ये छिद्रित कांच की नली है, एक सॉल्यूशन बोलते हैं, टिसिलियन बोलते हैं, जिसकी सांद्रता कम थी। तो ये तो हो गया हमारे पास कम सांद्रता का विलयन। इस नली में एक और दूसरी साइड यह रहती है केस नली, कैपिलरी ट्यूब, केस नली। ठीक है, अब जब इसमें हम विलयन भरेंगे तो वो इस छिद्र नली में आएगा, और इसमें से फिर वो यहाँ होते हुए इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा। हमने मान लिया कि इस नली का तल इतना यहाँ तक रेस्ता था, ठीक है, यहाँ तक। अब ये जो छिद्रित नली है, ये एक स्टील के जैकेट से घिरी रहती है, चारों ओर से एक स्टील के जैकेट से घिरी है। ये हो गया स्टील और जैकेट। इसके अंदर स्टील के जैकेट के
इसमें भरा रहता है अधिक सांद्रता मिली। अधिक सांद्रता का विजय, उदाहरण क्या है हमारे पास, अधिक सांद्रता का विजय। जैसे ये छिदिस कांच की मिली हो गई, इसमें चारों क्या लगी है, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धवार्गन में झिल्ली, एक और इसे फनल और दूसरी ओर केस नली। अब ये छिदिस कांच की नली स्टील के जैकेट से घिरी हुई है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, अधिक सांद्रता का विलयन। और इस स्टील के जैकेट पर एक पिस्टन युक्त दाब मापक यंत्र डाला जाएगा। ये हुआ पिस्टन युक्त दाब मापक यंत्र। ठीक है बच्चों, तो देखो एक चिनी कांच नली जिसमें कम सांद्रता विलयन है, इसे चारों ओर एक स्टील का जैकेट जिसके अंदर अधिक सांद्रता विलयन है। ठीक है, और छिद्रित नली के चारों ओर क्या था, यहाँ पर हमारे पास कॉपर फेरोसाइनाइड की अपवर्तन में झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की एसपीएफ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न की क्रिया होगी, प्रश्न के कारण क्या होगा, कम सांद्रता के विलयन से विलायक के जो कण है वो एसपीएम से होकर अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करेंगे। ऋषिकांत, जब कम सांद्रता के विलयन से विलायक के कण अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाए तो इसका तल गिरने लगेगा, या उसका तल गिरने लगेगा। ठीक है, इस गिरते तल को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, तो अधिक सांद्रता का विलयन है स्टील के जैकेट पर, हम क्या करते हैं, पिस्टन पिस्टन युक्त दाबनापक यंत्र होता है, उसके द्वारा एक दाब लगाते हैं, बाहर से एक दाब लगाते हैं, जिसके कारण जो विलायक के कण कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गए तो पुनः कम सांद्रता के विलयन में आ जाता है। जब पुनः कम सांद्रता के विलयन में आएंगे तो इसका तल क्या होगा, पुनः वही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो प्राशन की क्रिया क्या हो गई, रुक गई। तो वह बाह्य दाब जो प्राशन की क्रिया वो हो गई, क्या कहलाता है, प्राशन दाब। जिस प्राशन दाब को हम क्या करते हैं, इस दाब मापा केंद्र द्वारा माप ले। ठीक है बच्चों, ये थी बर्गले हेडली विधि द्वारा प्राशन दाब का निर्धारण। नेक्स्ट ओके, समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, एवं चलो यहाँ से हम समझ सकते हैं, सम का मतलब है समान, प्रासारी इनके प्रासन दाब, विलयन तो वे विलयन जिनका प्रासन दाब समान होता है, क्या कहलाता है, सम प्रासारी विलयन कहलाता है। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास ये दो विलयन ए और बी। ठीक है, ए हमारे पास 0.9% इनिशियल सॉल्यूशन, यहाँ हमने ब्लड दिया, इसमें इनिशियली की जो कंसंट्रेशन है सांद्रता वो 0.9% थी, तो 2 बिलियन हो गए हमारे पास ए और बी, जिनकी कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता समान है, 0.9%, 0.9%। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अगर हम क्या करें, जो छिद्रित कांच की नली है इसमें तो ले 0.5% इनिशियल सॉल्यूशन, कम सांद्रता का, और जो स्टील का जैकेट है उसमें डाल रहे हैं हम क्या, 0.9% NaCl का सॉल्यूशन, जिसकी सांद्रता 0.5 से अधिक है, यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, प्राथमिक के कारण विलायक के कण इसमें से इसमें जाएंगे, अधिक सांद्रता की विलयन की ओर गति करेंगे, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण, जिसके कारण इसका तल गिरेगा, गिरते तल को रोकने के लिए क्या करेंगे हम, एक वहां से दाब लगाएंगे, जिससे जो क्या कहलाता है, परासरण दाब, इसे हम दाब माप केंद्र द्वारा माप लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इस इंजन का प्रश्न दाब देख लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, छिद्रित कांच की वैल्यू बताए 0.9%, 0.5% एलिसियल सॉल्यूशन रखते हैं, लेकिन जो स्टील का जैकेट है उसमें हम 0.9% NaCl वाला जो सॉल्यूशन है किसका, ब्लड का, वो रख देते हैं इसमें। बस यहाँ तो ब्लड है, इसकी सांद्रता कितनी है, 0.9% है, दोनों की सांद्रता क्या हो, समान। ठीक है, तो प्रासंगिक दाब भी दोनों का क्या होगा, समान ही होगा। तो स्थिर दाब पर वे दो विलयन जिनका क्रसन दाब समान होता है, क्या कहलाता है, समपरासारी विलयन। ओके प्रिय बच्चों, अतिपरासारी और अल्परासारी सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, जिसमें एक विलयन में तो 0.9% NaCl सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन कौन सा हमारे पास, 2% NaCl सॉल्यूशन। ठीक, एक की सांद्रता कम और एक की
ज्यादा। ठीक है, अब देखो हम क्षितिज कांस्य नली में तो हमने लिया कम सांद्रता का विलयन, और स्टील की टैकेट में लिया हमने अधिक सांद्रता का 0.9% का। ठीक, तो पहले हम इसका प्रश्न दाब याद कर देते हैं। ठीक है, देखो इसकी सांद्रता 0.9% अधिक है इससे, तो इसमें से विलय क्या हो गए, अधिक सांद्रता की वजह की ओर गति करेंगे। ठीक है, जिससे ना इसका तक गिरेगा। गिरते तक गुरु होने के लिए हम पिस्टन द्वारा एक दाब लगाते हैं, वास्तव क्या कहलाता है, दाब प्रसरण दाब, प्रसरण दाब। ठीक है बच्चों, अब उससे हम क्या करेंगे, दाब माप केंद्र द्वारा माप लेंगे। अब यहाँ देखो इसमें बी जो विलयन है, इसमें हमारे पास क्या है, 2% एमएस ऑप्शन है। कितना है ये, 2% एमएस के। ठीक है, देखो इसकी सांद्रता पहले वाले से इससे बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ से जो विलाय के कण है और ज्यादा जाएंगे पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका तर और ज्यादा गिरेगा, और ज्यादा गिरेगा तो यहाँ से पिस्टन द्वारा दाब भी बाहर से और ज्यादा लगाने पड़ेगा, जिसके कारण प्राथमिक दाब भी और ज्यादा हो। तो दो विलयन हो गए, एक का प्राथमिक दाब कम और एक का प्राथमिक दाब ज्यादा। ठीक है, तो स्थिर ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का प्राथमिक दाब अधिक होता है क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस विलयन का प्राथमिक दाब स्थिर ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का प्राथमिक दाब कम होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनमें से किस विलयन का प्राथमिक दाब अधिक या कम होगा, इस विलयन का प्राथमिक दाब कम और इस विलयन का प्राथमिक दाब अधिक होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों तीसरा। ठीक है, विषाणु को समझने के लिए हमें इसमें देखो दो चीजों का ध्यान रखना होगा। इसमें दो सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, एक तो लो कंसंट्रेशन का और एक हाई कंसंट्रेशन का। ठीक है, जैसे हमने देखो एक तो जल लिया, वो तो क्या होता है हमारे पास लो कंसंट्रेशन का, और एक हम क्या करते हैं कैमेनोफोर जो सॉलिड होता है उसे जल में डालकर हमने उसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया, वो क्या हमारे पास हाई कंसंट्रेशन का। ठीक है, देखो हमारे पास ये दो ग्लास हैं, इसमें तो जल लो कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, और इसमें केमिनोफोर सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन। तो देखो चीजें होता क्या, जैसे ही हम इसमें हाई कंसंट्रेशन वाला पदार्थ इसमें डालेंगे तो जो इसके कण हैं वो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में जाएंगे और पूरे में ही उसमें मिल जाएंगे। देखो ऐसे, क्या भाई, इसका पूरे का जो कलर है वो बिल्कुल एक जैसा होगी, पिंक कलर होगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास जल है कम कंसंट्रेशन का। अब इसमें अगर हम केमिनोफोर सॉल्यूशन डालें, केमिनोफोर सॉल्यूशन ये डालेंगे तो जैसे ही इसमें हम डालेंगे, जैसे अभी ये हमारा क्या है केमिनोफोर सॉल्यूशन, तो किस तरह के जो कण वो कप सांद्रता का जो हरे पास सॉल्यूशन है ये कि वो स्वतः ही अपने आप गति करेंगे, हमें किसी प्रेशर की या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है इसका कलर एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जल में अपने क्या मैंने पशु चंदा रहा था, इस पूरे का कलर क्या हुआ था, ये एक जैसा होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, क्या मैंने सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है हाई अधिक और सी क्या है लो। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन वाले पदार्थ के कणों का लो कंसंट्रेशन वाले पदार्थ की ओर स्वतः ही गति करना क्या कहलाता है, ये विषम कहता है। तो वह प्रक्रिया जिसने पदार्थ एवं हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं क्या कहते हैं, विषम। ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।